नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा मारवाड़ का राठौड़ वंश, यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज की इस कक्षा में करने वाले हैं। और मित्रों, कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। प्राचीन काल में सतलज नदी के यानी प्राचीन काल में सतलज नदी से समुद्र तक फैले समतल भूमि को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में सतलज नदी से समुद्र तक फैली समतल भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ या मरु प्रदेश। मित्रों, याद रखिएगा कि प्राचीन काल में जो सतलज नदी है वहां से लेकर के और अरब सागर, महासागर, अरब सागर तक जो फैली हुई समतल भूमि है उस प्रदेश को मारवाड़ या मरु प्रदेश कहा जाता था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से। मित्रों, याद रखिएगा कि जो राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति है यह संस्कृत भाषा से हुई है, और संस्कृत भाषा के भी जो राष्ट्रकूट शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तथा राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृतिक रूप या जो प्राकृत रूप है रटहुड़ है, जिसमें राढ़हुड़ या राठौड़ शब्द बना है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज रत्नाकर तथा भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ हैं, यानी राज रत्नाकर और जितने भी भाट हैं उनके द्वारा जो पोथियां लिखी गई है उन पोथियों के अनुसार राठौड़ किसकी संतान है? तो इसका सही उत्तर होगा हिरण्याकश्यप की संतान। मित्रों, याद रखिएगा कि राठौड़ की उत्पत्ति के विषय में काफी विवाद है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रचलित मत भी हैं, जिनमें से एक मत ये मानता है कि जो राठौड़ है यह हिरण्याकश्यप की संतान है, और इसको मानने वाले एक तो राज रत्नाकर के लेखक और भाट कवि। बात करें आज के अगले प्रश्न की। दयाल दास ने अपनी ख्यात में राठौड़ों को माना है। दयाल दास ने अपनी ख्यात में राठौड़ों को माना है, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यवंशी। कि दयाल दास ने अपनी ख्यात में इन्हें सूर्यवंशी बताते हुए ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले भल्लराव की संतान माना है। मित्रों, याद रखिएगा कि राठौड़ों को भल्लराव की संतान माना जाता है, और भल्लराव ने राटेश्वरी देवी के नाम से अपने पुत्र का नाम रठवर रखा। इसी के वंशधर आगे जाकर राठौड़ कहलाए। बात करें अगले प्रश्न की। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आया हुआ किसने कहा है? मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आया हुआ किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुहणोत नैणसी व पृथ्वीराज रासो में। मित्रों, याद रखिएगा कि मुहणोत नैणसी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में, यानी तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया गया। उसके बाद 1194 में चंदावर के द्वितीय युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जयचंद के पौत्र राव सिंह ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनको कन्नौज से आया हुआ एक तो मोहनोत नैणसी ने और पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्राचीन काल में सतलज नदी के समुद्र तक, मित्रों ये वाली श्रृंखला, ये वाली स्लाइड हमने हल कर ली है। बात करें अगली श्रृंखला की। डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ वंश थे। डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ किसके वंशज थे? तो इसका सही उत्तर होगा बदायूं के राठौड़ों के वंशज।
मित्रों, डॉक्टर ओझा के अनुसार मारवाड़ के जो राठौड़ है ये बदायूं के राठौड़ों के वंशज थे और फिर समय बीतने के साथ साथ ये मारवाड़ में आकर के इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। बात करें अगले प्रश्न की, मारवाड़ क्षेत्र में शुरू में किनका साम्राज्य था? मारवाड़ क्षेत्र में शुरू में किनका साम्राज्य था? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहारों का। बात करें अगले प्रश्न की, राठौड़ वंश की कुलदेवी क्या है? यानी राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नागणेची माता। यानी नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, राजपुताना के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राजपुताना की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ रियासत है। मित्रों, याद रखिएगा कि जो राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर, वह मारवाड़ रियासत ही थी। बात करें अगले प्रश्न की, और अगर भारत में बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर और हैदराबाद रियासतें ही जोधपुर रियासत से बड़ी थी। यानी पूरे भारत में भी अगर देखा जाए तो एक तो कश्मीर और एक हैदराबाद ही रियासतें ऐसी थी जो जोधपुर रियासत से बड़ी थी। बात करें अगले प्रश्न की, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राव सिंहा को। मित्रों, याद रखिएगा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा राव सिंहा। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा राव सिंहा को। बात करें अगले प्रश्न की, राव सिंहा किसके वंशज था? राव सिंहा किसका वंशज था? तो इसका सही उत्तर होगा कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का। मित्रों, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि 1192 में तराइन का तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया द्वितीय युद्ध में, और 94 का जो युद्ध हुआ उसमें चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को हराया गया और फिर राव सिंहा वहां से चलकर के मारवाड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार राव सिंहा कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। बात करें अगले प्रश्न की, जयचंद गढ़वाल किस युद्ध में मारा गया था? जयचंद गढ़वाल किस युद्ध में मारा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के। बात करें अगले प्रश्न की, जयचंद गढ़वाल के बाद कन्नौज का शासक कौन बना? जयचंद गढ़वाल के बाद कन्नौज का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, राव सिंहा किसके पुत्र थे? राव सिंहा किसके पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र के पुत्र शेतराम का पुत्र था। यानी राव सिंहा के पिता का नाम शेतराम था और शेतराम के पिता का नाम हरिश्चंद्र था और हरिश्चंद्र के पिता का नाम जयचंद गढ़वाल। बात करें अगले प्रश्न की, राव सिंहा का मरुभूमि में पहला पड़ाव किस गांव में था? राव सिंहा का मरुभूमि में पहला पड़ाव किस गांव में था? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलू मठ गांव में। यानी राव सिंहा जब कन्नौज को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान की तरफ आते हैं तो इन्होंने अपना पहला पड़ाव कोल्लू मठ गांव में किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राव सिंहा का विवाह किसके साथ हुआ? राव सिंहा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती सोलंकी के साथ में। मित्रों, याद रखिए कि राव सिंहा की मदद से सोलंकी सरदार ने लाका फुलानी पर विजय प्राप्त की थी और सोलंकी सरदार ने अपनी बहन पार्वती सोलंकी का विवाह राव सिंहा के साथ कर दिया था।
और मित्रों, पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण के मुखिया जसोधर की प्रार्थना पर राव सिया ने फलोदी के जगमाल की सहायता से भील, मेर और मीणा जाति की लूटमार से राहत दिलवाई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राव सिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव सिया का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1240 से लेकर के 1273 ईस्वी तक। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राव सिया कैसे मारे गए थे? राव सिया कैसे मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी में गोरक्षार्थ, यानी राव सिया 9 अक्टूबर 1273 को गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यानी 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी के अनुसार अगर बात करें तो इस तिथि को मुसलमानों के विरुद्ध गौ सेवार्थ यहाँ राव सिया शहीद हो गए थे पाली में, और इसी के साथ इनकी पत्नी जो पार्वती सोलंकी था जिनका नाम, वह भी सती हो गई थी। अगला प्रश्न है, राव सिया की छतरी कहां पर बनी हुई है? राव सिया की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा बीठू गांव पाली में, यानी जहां पर ये युद्ध करते हुए मारे गए थे वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राव सिया के कितने पुत्र माने जाते हैं? राव सिया के कितने पुत्र माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े आस्थान, फिर दूसरे सोनिग और तीसरे पुत्र का नाम था अज। बात करें अगले प्रश्न की, सिया की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? यानी राव सिया की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा राव आस्थान। बात करें अगले प्रश्न की, आस्थान की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? यानी राव सिया के बाद में मारवाड़ का शासक राव आस्थान बनते हैं, और राव आस्थान के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव दुहड़। बात करें अगले प्रश्न की, राव दुहड़ का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव दुहड़ का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1291 से लेकर के 1309 ईस्वी तक। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, राव दुहड़ के बाद बने राजाओं का कालक्रम, यानी राव दुहड़ के बाद में जो जो राजा बनते गए उन राजाओं के विषय में। तो पहले बात करें राव दुहड़ के बाद में राव रायपाल, यानी राव दुहड़ के बाद में राव रायपाल मारवाड़ के शासक बनते हैं, और राव रायपाल का जो शासनकाल है वह 1309 ईस्वी से लेकर के 1313 ईस्वी तक रहा। अब बात करें कि राव रायपाल के बाद में शासक कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा राव कनकपाल, यानी रायपाल के बाद में कनकपाल मारवाड़ के शासक बनते हैं, और कनकपाल 1313 से लेकर के 1323 तक यहाँ पर शासन करते हैं। अब बात करें कि राव कनकपाल के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव जालन सिंह। और मित्रों, याद रखिए कि राव जालन सिंह का जो कार्यकाल है वो 1323 ईस्वी से लेकर के 1328 ईस्वी तक रहा। अब बात करें अगले प्रश्न की कि राव जालन सिंह के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव छाड़ा जी। और राव छाड़ा जी के शासनकाल की बात करें तो ये 1328 से लेकर के 1344 तक मारवाड़ के शासक रहे। अब बात करें अगले प्रश्न की कि राव छाड़ा जी के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव तीड़ा जी। और राव तीड़ा जी का जो शासनकाल है वो 1344 से लेकर के 1357 तक रहा। अब बात करें अगले प्रश्न की कि राव तीड़ा जी के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव सलखा जी। और राव सलखा जी का जो शासनकाल है वो 1357 से लेकर के 1374 तक रहा। अब बात करें अगले प्रश्न की, राव दुहड़ के बाद बने राजाओं का कालक्रम चल रहा है, तो इसमें अब बात करें कि राव तीड़ा जी की बात तो हमने कर ली, राव सलका जी। अब राव सलका जी के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव बिरमदेव।
और मित्रों याद रखिए कि ब्रह्मदेव का जो शासनकाल है वो 1374 से लेकर के 1383 तक रहा। और अब बात करें कि राव ब्रह्मदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना, तो राव चुंडा। और मित्रों राव चुंडा का जो शासनकाल है वो 1394 से लेकर के 1423 तक रहा। यानी मारवाड़ के शासक राव चुंडा का जो शासनकाल है वो 1394 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक रहा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे विस्तृत जानकारी को लेकर के। और राव चुंडा के विषय में तो हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बाकी जिन राजाओं के मैंने नाम बोले उनके विषय में केवल आप एक तो तिथि याद रखिएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, और कोई ज्यादा विशेष इनके विषय में आपको पढ़ना भी नहीं है। तो एक तो राव सिंहा की बात याद रखिएगा, और राव सिंहा के बाद में राव चुंडा के विषय में आप विस्तृत अध्ययन कीजिएगा। फिर राव चुंडा के बाद में कौन कौन राजा यहाँ पर के बनते हैं, और फिर हम आगे वाले जितने भी राजा हैं इनके विषय में विस्तृत अध्ययन करते रहेंगे। और मित्रों इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।